आज 14 अप्रैल 2026 है। और हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जानते हैं कि आज का दिन सिर्फ एक हिस्टोरिकल डेट नहीं है, ये पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कन्वर्जेंस पॉइंट है। सही कहा। पर दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगे। डेली यूपीएससी डॉसियर की जो 10 स्लाइड वाली पीडीएफ है ना, उसे पढ़ने से पहले इस ऑडियो डिस्कशन को एंड तक जरूर सुने। बिल्कुल रूबी, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स पढ़ने से वो डीप कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता। फैक्ट्स को आइसोलेट करके देखने से क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं। वही तो हमारा आज का मिशन है। आज हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और लीडिंग थिंक टैंक्स के क्रिटिकल इनसाइट्स को डिकोड करेंगे। हिस्ट्री से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन्स तक सब कवर होगा। और साथ ही इकोलॉजिकल प्रोफाइल्स और वेस्ट एशिया के मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को भी ट्रेस करेंगे। बेसिकली सिलेबस का एक बहुत ही डायनामिक टूर होने वाला है। तो चलिए सीधे पहले टॉपिक पर आते हैं। आज 14 अप्रैल है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती। राइट, एक ऐसी लेगेसी जिसे अक्सर हम बस कुछ डेट्स तक लिमिट कर देते हैं। वही मैं कहने वाली थी। यूजुअली डिस्कशंस उनके बर्थ ईयर 1891 या फिर 1927 के महाड मार्च, जहां उन्होंने चावदार तालाब का पानी पिया था, वहीं तक सिमट जाते हैं। और पॉलिटी में आते ही सीधा 1932 का पूना पैक्ट, जहां जॉइंट इलेक्टोरेट और रिजर्व सीट्स की बात हुई थी। एग्जैक्टली। और 1947 में उनका पहला लॉ मिनिस्टर बनना। ये क्रोनोलॉजी तो हर एस्पिरेंट को रटी हुई होती है, पर उनका जो फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क था वो इससे कहीं ज्यादा डीप था। ओह डेफिनेटली। अगर उनके लैंडमार्क पेपर कास्ट्स इन इंडिया को डीपली एनालाइज किया जाए तो उन्होंने एक बहुत फंडामेंटल बात कही थी। उनका विजन सिर्फ कास्ट तक लिमिटेड नहीं था। अच्छा, तो और क्या आइडेंटिफाई किया था उन्होंने? उन्होंने नोटिस किया कि कास्ट सिस्टम और जेंडर एक्सप्लॉयटेशन की जड़ें एक्चुअली एक ही जगह हैं, और वो है एंडोगैमी, मतलब स्ट्रिक्टली अपने ही गोत्रा या ग्रुप में शादी करना। ओह आई सी, मतलब मैरिज सर्कल को क्लोज रखना। बिल्कुल। उनका आर्ग्यूमेंट था कि जब तक शादियां क्लोज्ड ग्रुप में होंगी, कास्ट बाउंड्रीज नहीं टूटेंगी, और इसको मेंटेन करने के लिए पेट्रियार्की हमेशा औरतों पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेगी। वेट, तो क्या उन्होंने सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज को भी इससे लिंक किया था? हाँ, वही तो उनका जीनियस था। ही डायग्नोज द एक्चुअल डिजीज, ना कि सिर्फ सिम्टम्स। वाओ, ये तो बहुत ही इंटरसेक्शनल अप्रोच है। और आई थिंक मटर्निटी रिलीफ की जो बात कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 42 में है, वो भी उन्हीं का विजन था ना? राइट। सोचिए 1940s में जब दुनिया ह्यूमन राइट्स को ठीक से समझ भी नहीं रही थी, वो फैमिली प्लानिंग और मैटरनल हेल्थ एडवोकेट कर रहे थे। कितने दूरदर्शी थे वो। सीरियसली। और उनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी काफी प्रोफाउंड थी। 1955 में उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर्म की थी, एम आई राइट? हाँ, और फिर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उनका मास कन्वर्जन हुआ था। उनकी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा उस फिलॉसफी की मास्टर क्लास है। इसीलिए 1990 में उन्हें पॉस्थुमसली भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पर आज की गवर्नमेंट पॉलिसीज उनकी इस लेगेसी को कैसे यूज कर रही हैं? हमने मैप पर एक पंचतीर्थ कॉन्सेप्ट देखा था। हाँ, यस, पंचतीर्थ। गवर्नमेंट ने उनके लाइफ से जुड़े 5 मेजर लोकेशंस को मैप किया है। जन्मभूमि महो में, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली में, हाँ, और दीक्षा भूमि नागपुर में, राइट? एग्जैक्टली। फिर चैत्य भूमि मुंबई में और उनकी शिक्षा भूमि लंदन में। लेकिन ये सिर्फ सिंबलिज्म नहीं है। रियल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन देखिए, जैसे डैश स्कीम, ये डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस वाली स्कीम, जिसमें 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में SC स्टूडेंट्स को फ्री UPSC कोचिंग मिल रही है। वही। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, इकोनॉमी में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए SC एंटरप्रेन्योर्स को 15 करोड़ रुपए तक का वेंचर कैपिटल फंड भी दिया जा रहा है। ओह वाओ, मतलब जॉब सीकर्स को जॉब क्रिएटर्स बनाने का पुश है। और 2017 में जो DIIC यानी डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में बना था, वो भी इसी का हिस्सा है। राइट। और 2015 से हम जो लगातार 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, वो भी इस अवेयरनेस को जिंदा रखने के लिए है। अगर इसको एक टेक एनालॉजी दूं, तो मुझे लगता है डॉक्टर अंबेडकर का विजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोर्स कोड है। सोर्स कोड, अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, और आज की ये पॉलिसीज, ये VC फंड्स, ये DIIC, ये सब उस सोर्स कोड के सॉफ्टवेयर अपडेट्स है जो लगातार बग्स फिक्स करने के लिए अप्लाई किए जा रहे हैं। क्या बात है, ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्टली फिट होती है। पर अगर हम सोर्स कोड की अहमियत समझना चाहते हैं तो उस दौर में जाना पड़ेगा जब कोई अधिकार नहीं था। अब प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की तरफ इशारा कर रहे हैं ना? बिल्कुल। 1919 का जालियनवाला बाग मैसेकर, रॉलेट एक्ट के अंडर बिना ट्रायल 2 साल की जेल वाला कानून, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट, ये सब जानते हैं?
हाँ, पर इसमें एक ऐसा कम्युनिकेशन फेलियर का एंगल था जो टेक्स्ट बुक्स में अक्सर छूट जाता है। और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वही सबसे जरूरी बात है। जनरल डायर का जो ऑर्डर था ना, पब्लिक मीटिंग्स बंद करने का, वो सिर्फ इंग्लिश में था। वेट, सिर्फ इंग्लिश में? तो जो वहां रूरल लोग बैसाखी मनाने आए थे उन्हें तो पता ही नहीं होगा। वही तो, रूरल बैसाखी क्राउड उस स्ट्रिक्ट मार्शल लॉ बैन से कंप्लीटली अनअवेयर था। उन्हें लग रहा था वो बस पीसफुल सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। नहीं तो एक तरह का वेपनाइज्ड मिसकम्युनिकेशन हो गया। कॉलोनियल अथॉरिटीज को मालूम होना चाहिए था कि लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। एग्जैक्टली। ये वायलेंस सिर्फ कोई नहीं थी, एक डिक्टेटरशिप का अल्टीमेट एक्सक्लूजन था। और इसने लोगों को इतना हिला दिया कि सीधा पूर्ण स्वराज और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की आग भड़क उठी। सच में कॉलोनियल हायरार्कीज कितनी टॉप डाउन और एक्सक्लूजनरी होती हैं। पर अगर मैं कहूं कि इंडिया में इसका एक एग्जैक्ट ऑपोजिट इंडिजिनस मॉडल एग्जिस्ट करता है तो? आप किसी ट्राइबल कम्युनिटी की बात कर रही हैं? हाँ, मैं लांजिया सावरा कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, जिन्हें पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का स्टेटस मिला हुआ है। ये उड़ीसा के रायगढ़ और गजापति डिस्ट्रिक्ट्स के ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। ओ, लांजिया सावरा। उनका एंथ्रोपोलॉजी प्रोफाइल बहुत यूनिक है। लो लिटरेसी और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के बावजूद उनका कल्चर बहुत रिच है। वो बड़े गोल मेटल के झुमके पहनते हैं ना? राइट। पर सबसे फैसिनेटिंग चीज उनका सोशल स्ट्रक्चर है। रामायण और महाभारत में भी इनका जिक्र आता है। और इनकी सोसाइटी पूरी तरह से इगैलिटेरियन है। मतलब वहां कोई स्ट्रिक्ट मोनार्की या हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब डिसीजन मेकिंग सब मिलकर करते हैं। बिल्कुल। रिसोर्सेज का कम्युनल शेयरिंग होता है। ये लोग सदियों से इफेक्टिवली डेमोक्रेटिक तरीके से रह रहे हैं। तो एक तरफ ब्रिटिशर्स का डिक्टेटोरियल ऑर्डर था और दूसरी तरफ लांजिया सौरा का इगैलिटेरियन सोसाइटी मॉडल। इन्हीं वैल्यूज पर आज हमारी डेमोक्रेसी बेस्ड है। बेस तो है, पर उस वोटिंग राइट को लेकर आज भी बहुत टेंशन है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर का वेस्ट बंगाल वाला इशू याद है? यस, ईसीआई पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार वाला केस। ये तो पॉलिटी का एकदम एक्सप्लोसिव इशू बन गया है। हुआ ये कि पहले ईसीआई ने 2002 के वोटर्स को प्रोटेक्शन प्रॉमिस की, पर अचानक सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए, बिहार जैसे किसी पड़ोसी स्टेट के लिए नहीं, एक नई कैटेगरी बना दी। यानी लगभग 27 लाख वोटर्स के नाम रोल से डिलीट करके उसे लॉक कर दिया। और डेटा देखिए, अगले 10 दिनों में 19 ट्रिब्यूनल्स के पास लगभग 34 लाख अपील्स आईं। 34 लाख अपील्स और सिर्फ 19 ट्राइब्यूनल्स। ये तो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है कि वो प्रॉपर्ली हर केस को सुन सकें। वही सो। इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस लगाइए। आर्टिकल 326 जो एडल्ट फ्रेंचाइज देता है, आर्टिकल 324 जो एससीआई की पावर्स डिफाइन करता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 22। सेक्शन 22 जो रोल्स के करेक्शन को गवर्न करता है, राइट? जस्टिस बागची ने इस पर काफी कड़े शब्द कहे थे ना? बहुत कड़े। उन्होंने कहा कि वोटिंग सिर्फ एक मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक सेंटिमेंटल राइट है और पेट्रियोटिज्म का हाईएस्ट एक्सप्रेशन है। इस तरह से वोटर्स को बाहर करना इलेक्टोरल डेमोसाइड है। इलेक्टोरल डेमोसाइड, बाप रे। और ये रिप्रेजेंटेशन का क्राइसिस सिर्फ इंडिविजुअल वोटर तक नहीं है, स्टेट लेवल पर भी डीलिमिटेशन की बहुत बड़ी दुविधा आ रही है। डीलिमिटेशन डिलेमा, बिल्कुल। 2029 तक 33% विमेन कोटा लागू करने के लिए लोकसभा सीट्स को 543 से बढ़ाकर 816 करना पड़ेगा। और इसके लिए 2011 का सेंसस बेस होगा, जबकि आर्टिकल 81 और 82 जो सीट्स के एलोकेशन की बात करते हैं, वो तो 1971 की पॉपुलेशन डेटा पर फ्रीज्ड है। यही तो फेडरल टेंशन है। अगर नया डिलिमिटेशन प्योरली पॉपुलेशन बेस्ड हुआ तो सदर्न स्टेट्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मतलब तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट्स जिन्होंने पॉपुलेशन एक्यूरेटली कंट्रोल की है, हाँ, एस्टिमेट्स कहते हैं कि वो 8 सीट्स तक हो सकते हैं, और वहीं यूपी की सीट्स 80 से 120 और बिहार की 40 से 60 तक जा सकती हैं। वेट, इसका मतलब जिन्होंने फैमिली प्लानिंग सक्सेसफुली की उनको सजा मिल रही है, और जिन्होंने नहीं की उन्हें पार्लियामेंट में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन का फायदा। एग्जैक्टली। इसलिए फेडरल पैरिटी एक आग का गोला बन चुकी है। क्या डेमोग्राफिक नंबर्स इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के लिए खतरा बन रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमारे फिजिकल कोर्ट्स में भी है। एक टर्म सामने आई है, जुडिशियल स्लमाइजेशन। ओह, कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर। पेंडेंसी का डेटा तो दोस्तों को पता ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में 86,000 केस, हाई कोर्ट्स में 63 लाख
और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 4.6 करोड़। डेटा तो ठीक है, पर आर्किटेक्चर का पेंडेंट केसेस से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत डीप है। नेशनल केस मैनेजमेंट सिस्टम यानी NCMS 2024 ने हाई कोर्ट्स को प्रैक्टिकली इग्नोर कर दिया। आज भी हमारी कोर्ट्स कॉलोनियल आर्किटेक्चर पे चल रही हैं। जिसका मतलब वहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है? बिल्कुल। वो बिल्डिंग्स आम आदमी को इंटिमिडेट करने के लिए बनाई गई थीं, सर्व करने के लिए नहीं। स्ट्रिक्ट हायरार्की है। वहाँ फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए ठीक से एक्सेस ही नहीं है। और सुनने में आया है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर जो क्रैश फैसिलिटी होनी चाहिए वो भी मोस्टली गायब है। राइट। इसलिए हमें यूएस, जापान या साउथ अफ्रीका जैसा सिटीजन सेंट्रिक यूनिवर्सल डिजाइन चाहिए। इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्सेस हों जहां ट्रांजिट टाइम कम हो और सबका एक्सेस हो। एक्सेस की बात हो और PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। PIL की डिबेट दोबारा गर्म क्यों हो गई है? क्योंकि एक वक्त था जब जस्टिस PN गृगवती और VR कृष्णा अय्यर ने PIL को एक हथियार बनाया था। उन्होंने लोकस स्टैंडी के रूल्स को बाईपास कर दिया था ताकि गरीब लोगों के लिए कोई और भी केस फाइल कर सकें। हाँ, हुस्नारा खातून केस और बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस इसके सबसे सुनहरे एग्जाम्पल्स हैं। फिर प्रॉब्लम कहाँ रही है? प्रॉब्लम है पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। फ्रिवलस पिटिशंस कोर्ट का टाइम खा रही हैं और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के डेटा ने तो असल हकीकत खोल दी है। वो ई-कोर्ट्स वाला डेटा ना, जो दिखाता है कि ई-कोर्ट्स के लिए रिक्वायर्ड हाई स्पीड इंटरनेट सिर्फ 3.8% रूरल हाउसहोल्ड्स के पास है। सोचिए, मतलब सिर्फ एलीट क्लासेस ही फास्ट जस्टिस एक्सेस कर पा रही हैं। और फ्री लीगल एड पर हमारा नेशनल एवरेज एक्सपेंडिचर पता है कितना है? सिर्फ 6 रुपए पर कैपिटा। सिर्फ 6 रुपए। इसमें तो एक कप चाय नहीं आती। अच्छी लीगल रिप्रेजेंटेशन क्या खाक आएगी? और जो पैरालीगल वॉलंटियर्स सिस्टम को आम आदमी से जोड़ते थे, 2019 से 2025 के बीच उनकी तादाद में 38% की भारी कमी आई है। मतलब डिजिटल जस्टिस एक फसाद बनकर रह गया है। चलिए अब जल्दी से कुछ लेजिस्लेटिव ब्रीफ्स भी कवर कर लेते हैं जो रुदार पर है। पहला है जन विश्वास बिल। ये बेसिकली छोटे माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज करने के लिए लाया गया है ताकि जेल की सजा कम हो और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस आए। और दूसरा एक पॉलिटिकल टर्म है 3 लाइन व्हिप। ये कब यूज होता है? जब पार्टी चाहती है कि उनके मेंबर्स पार्लियामेंट में लाजमी प्रेजेंट रहें और पार्टी लाइन के अनुसार ही वोट करें। ये सबसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है। और इसका सीधा कनेक्शन 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से है ना? बिल्कुल, इसे तोड़ा तो डिस्क्वालिफिकेशन तय है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन SC ऑर्डर 1950 के बारे में, आर्टिकल 341। हाँ, आर्टिकल 341। इसमें क्लियर है कि किसी भी कम्युनिटी का SC स्टेटस स्ट्रिक्टली ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। एक स्टेट में जो SC है दूसरे में होना जरूरी नहीं। और इस स्टेटस में अगर बदलाव करना हो तो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। किसी कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। सही पढ़ रहा? और चौथा क्विक ब्रीफ है डिजिटल इलेक्शन मॉनिटरिंग। राइट। सेंसस ऑफिस अब प्योरली सोशल मीडिया कंट्रोल को डायरेक्ट कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट उन PILs को देख रहा है जिसमें पोलिंग बूथ्स पर बायोमेट्रिक वोटर ID मैंडेटरी करने की डिमांड है, जो अगेन प्राइवेसी और डिजिटल डिवाइड की डिबेट को हवा देता है। US, इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका सीधा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पड़ा है, जहां से ऑयल शिप्स गुजरते हैं। UNCLOS के आर्टिकल 37 से 44 के अंडर यहां से ट्रांजिट गारंटीड है, पर ब्लॉकेड का डर बना हुआ है। राइट। और इंडिया जो अपने क्रूड ऑयल का 90% इंपोर्ट करता है और 41 देशों पर निर्भर है, उसके लिए ये एक 4 स्टेप कॉजल लूप बनाता है। स्टेप 1 है सप्लाई शॉक। ओके, तो ऑयल सप्लाई रुकने का डर फैला जिससे क्रूड बास्केट $157 पर बैरल पर पहुंच गया। हाँ, और जैसे ही ऑयल इतना महंगा होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं, तो $13.6 बिलियन का मैसिव फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर चला गया। ये था स्टेप 1। ओ, पैसा बाहर गया तो उन्हें डॉलर्स चाहिए होंगे। ये हमें स्टेप 2 पर लाता है, करेंसी स्ट्रेन। डॉलर की डिमांड बढ़ी और रुपया डीवैल्यू हो गया। बिल्कुल, रुपया गिरकर $93.35 आ गया। अब करेंसी वीक और ऑयल महंगा। इससे ट्रिगर होता है स्टेप 3, डेफिसिट। मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। और मैंने पढ़ा कि सरकार जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सब्सिडी दे रही है, उसकी वजह से हर पखवाड़े यानी हर 15 दिन में 5,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, हर 15 दिन में। और इसका फाइनल इम्पैक्ट है स्टेप 4, इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। RBI कहता है कि जब क्रूड 10% बढ़ता है
तो जीडीपी 15.5 बेसिस पॉइंट्स गिर जाती है और इन्फ्लेशन 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ रही है और ग्रोथ रुक रही है। इस विशियस लूप को तोड़ने के लिए सरकार की शामन स्ट्रैटेजीज यानी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज क्या हैं? हमें अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एक्सपैंड करने होंगे। आईएनएसटी राउट यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जल्दी यूज में लाना होगा ताकि चोक पॉइंट्स बाईपास हो सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट, जैसे पीएम सूर्य घर योजना लॉन्ग टर्म में वही इस जियोपॉलिटिक्स से बचा सकती है। एग्जैक्टली। देखिए, अगर आज के रिटेल इन्फ्लेशन यानी सीपीआई डेटा को देखा जाए तो ये 3.4% पर है। और यहाँ एस्पिरेंट्स को एक बहुत ज़रूरी फैक्ट नोट करना चाहिए कि सीपीआई का जो नया बेस ईयर है ना, वो अब 2024 हो गया है। बिल्कुल, बहुत जरूरी पॉइंट है। तो ऊपरी तौर पर ये जो 3.4% का आंकड़ा है, ये आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट के अंदर है, सुरक्षित लगता है। लेकिन सारा खेल फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की महंगाई बिगाड़ रही है। ये अभी भी 3.87% के एलिवेटेड यानी उच्च स्तर पर बनी हुई है। मतलब खाना महंगा हो रहा है। और इसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल मुद्दा राज्यों के बीच की भारी असमानता का भी तो है। हाँ, वो तो है ही। डेटा बताता है कि तेलंगाना में महंगाई सबसे ज्यादा है, करीब 5.83% दर्ज की गई है, जबकि आप मिजोरम को देखिए, वहां ये मात्र 0.66% है। ये तो बहुत बड़ा गैप है। और वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि भारत में जो लोअर मिडिल इनकम गरीबी है, वो पिछले एक दशक में 50% से घटकर 30% रह गई है। आंकड़ा तो काफी प्रभावशाली लग रहा है सुनने में। प्रभावशाली है, लेकिन ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की गारंटी नहीं देता है। गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर आ जाना और सच में आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। तो मैं ये सोच रही थी कि ये फर्क आखिर पैदा क्यों होना है? जब देश की जीडीपी बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, तो एक आम नागरिक मामूली आर्थिक झटकों के प्रति इतना संवेदनशील क्यों है? इसकी सबसे बड़ी जड़ में है जॉबलेस ग्रोथ यानी रोजगार विहीन विकास। हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है ना, वो काफी हद तक कैपिटल इंटेंसिव हो गया है। सारा जोर आईटी और सर्विसेज सेक्टर पर है, जहां पूंजी तो बहुत बड़ी मात्रा में लगती है, पर नौकरियां उतनी नहीं बनती। एकदम सही। इसके बजाय अगर विकास लेबर इंटेंसिव होता, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर आधारित होता, तो बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होती। इसलिए काउंटर मेजर के रूप में हमें पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के स्केल को और बढ़ाना ही होगा। समझ गई, यानी जब तक मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियां नहीं बनेंगी, वो ट्रेडमिल वाली स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल। लेकिन इकोनॉमी का एक दूसरा पहिया भी है, हमारा एग्रीकल्चर। अभी आपने फूड इन्फ्लेशन 3.87% बताया, और ये तो सीधे तौर पर मॉनसून से जुड़ा है। अगर बारिश अच्छी नहीं होगी तो खाना और महंगा होगा। इस साल के लिए आईएमडी का पूर्वानुमान क्या इशारा कर रहा है? स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल मानसून एलपीए यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज का ठीक 92% रहने वाला है। और वर्तमान में एलपीए 87 सेंटीमीटर्स है। जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट है, क्योंकि पिछले 11 सालों में ये पहली बार है जब बिलो नॉर्मल या सामान्य से कम बारिश का इतना स्पष्ट पूर्वानुमान दिया गया है। 11 साल में पहली बार। तो मानसून के इस पूरे सिस्टम को कौन सी ताकतें डिस्टर्ब कर रही हैं इस बार? 3 प्रमुख क्लाइमेट ड्राइवर्स इस वक्त सक्रिय हैं। पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है अल नीनो, यानी सेंट्रल और ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक महासागर का गर्म होना। रुकिए एक सेकेंड। अगर समंदर का पानी गर्म हो रहा है तो लॉजिक के हिसाब से वाष्पीकरण ज्यादा होना चाहिए और ज्यादा बारिश होनी चाहिए। फिर ये हमारे मानसून के लिए नकारात्मक कैसे हो गया? लॉजिक आपका बहुत अच्छा है, लेकिन सारा खेल लोकेशन का है। अल नीनो के कारण वॉकर सर्कुलेशन कमजोर पड़ जाता है। आमतौर पर हवाएं उस नमी को भारत और एशिया की तरफ धकेलती हैं। अच्छा। पर वॉकर सर्कुलेशन कमजोर होने से वो सारी नमी पैसिफिक के ऊपर ही गिर जाती है और हमारी तरफ आने वाली हवाएं सूखी रह जाती हैं। तो क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? है ना। इसके असर को कम करने के लिए 2 सकारात्मक ड्राइवर्स भी काम कर रहे हैं। पहला है पॉजिटिव आईओडी, जहां पश्चिमी हिंद महासागर गर्म होता है, जो नमी बढ़ाकर अल नीनो को काटता है। और दूसरा है एनएच स्नो कवर। जनवरी से मार्च के बीच उत्तरी गोलार्ध में कम बर्फबारी हुई है, और ये कम बर्फबारी भी एल नीनो के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। लेकिन इन 2 पॉजिटिव फोर्सेस के बावजूद ओवरऑल पूर्वानुमान सिर्फ 92% है। इसका जमीन पर, खासकर हमारी खेती पर क्या असर दिखेगा? इसे एस्पिरेंट्स को एक कंपाउंड क्राइसिस के रूप में देखना होगा।
एग्रीकल्चरल रिस्क मैट्रिक्स में 2015 का उदाहरण बहुत डरावना है। हाँ, उस साल भी तो पूर्वानुमान 93% था, लेकिन असल बारिश सिर्फ 86% हुई थी और गंभीर सूखा पड़ गया था। बिल्कुल, इस बार भी खराब खरीफ बारिश का खतरा है और ठीक उसी समय वेस्ट एशिया में तनाव के कारण फर्टिलाइजर सप्लाई चेन भी टूट रही है। मतलब खाद भी महंगी और बारिश भी कम। ये तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है। और जब बारिश कम होती है ना, तो हमारी खराब शहरी और जल नीतियां किस तरह से जमीन पर इकोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा करती हैं, ये देखना भी बहुत जरूरी है। एकदम सही बात है। प्राकृतिक कमी एक बात है, लेकिन इंसान उस कमी को आपदा में कैसे बदलता है, इसका सबसे क्लासिक केस स्टडी तो बेंगलुरु है। जी, बेंगलुरु के ईस्ट तालुका ने अपनी सुरक्षित सीमा से 378% अधिक भूजल निकाल लिया है। कोरमंगला और हेब्बल जैसे इलाके तो बुरी तरह सूख चुके हैं। और इसके पीछे वहाँ का भूविज्ञान भी एक बड़ा कारण है ना? हाँ, क्योंकि बेंगलुरु के नीचे क्रिस्टलीय रॉक एक्विफर्स हैं। इनमें पानी स्टोर करने की जगह बहुत कम होती है और रिचार्ज रेट बेहद धीमा होता है। और उस धीमी रिचार्ज गति को हमने अपनी पॉलिसी से लगभग खत्म ही कर दिया है। शहर के विकास के नाम पे ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर पे निर्भरता बढ़ गई है। हर जगह पाइप, कंक्रीट। तो इसका उपाय यही है कि हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा। झीलों को फिर से जिंदा करना होगा और परमिएबल स्पंज सिटी डिजाइन अपनाने होंगे। पर इकोलॉजिकल स्ट्रेस सिर्फ शहरों तक थोड़ी ही सीमित है। नदियों का भी बुरा हाल है। गंगा रिवर डॉल्फिन, जिसे सूसू कहते हैं, उसका केस बहुत दर्दनाक है। ये एक फ्रेश वाटर इंडिकेटर प्रजाति है, मतलब नदी के स्वास्थ्य का थर्मामीटर है। और ये एंडेंजर्ड भी है। इनकी बायोलॉजिकल प्रोफाइल बहुत खास होती है। ये पूरी तरह से अंधी होती हैं और शिकार के लिए इको लोकेशन पर निर्भर करती हैं। और इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी होता है ना, जहां मादाएं नरों से आकार में बड़ी होती हैं, करीब 2.7 मीटर्स की। बिल्कुल सही। लेकिन खतरा यह है कि चंबल नदी, जो इनका प्रमुख आवास है, वहां जलस्तर तेजी से गिर रहा है। इन्हें कम से कम 3 मीटर गहराई चाहिए होती है। पानी कम होने से मल्टी ट्रॉफिक इम्पैक्ट भी तो हो रहा है। जब नदी का पानी कम होता है तो बीच बीच में आर्टिफिशियल लैंड ब्रिज बन जाते हैं। हाँ, सूखी जमीन के रास्ते। और इन्हीं रास्तों से सियार और कुत्ते नदी के बीच टापुओं तक पहुंच रहे हैं और इंडियन स्किमर जैसे पक्षियों के घोंसलों को तबाह कर रहे हैं। ये दिखाता है कि सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में एक सवाल मन में आता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का मतलब हमेशा इकोलॉजी को बर्बाद करना ही होता है? क्या हम बिना इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते? बना सकते हैं। और इसका एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में देखने को मिल रहा है। अच्छा? हाँ, ये 213 किलोमीटर का 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इससे सफर 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह जाएगा। पर इसमें इकोलॉजी का ध्यान कैसे रखा गया है? इसका इकोलॉजिकल इंटीग्रेशन कमाल का है। इसमें 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, जो एशिया का सबसे लंबा है। अरे वाह! इसके अलावा 8 एनिमल पास, 370 मीटर की टनल और हाथियों के लिए विशेष अंडरपास हैं, ताकि मानव पशु संघर्ष को रोका जा सके। ये तो बहुत शानदार अप्रोच है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड तो सिर्फ सड़कों पर नहीं, रेलवे में भी हो रहा है। रेल मंत्रालय की 2026 की रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल इसी दिशा में है। बिल्कुल, जिसका मकसद हाई वॉल्यूम कार्गो जैसे नमक और ऑटोमोबाइल के लिए रेलवे लॉजिस्टिक्स का तकनीकी और नीतिगत ओवरहॉल करना है। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करनी होगी, खासकर TRDS और RBI के विजन 2028 की। TRDS यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये MSME के लिए एक मैकेनिज्म है। अक्सर छोटे व्यापारी माल दे देते हैं, लेकिन पेमेंट में महीनों लग जाते हैं। इससे लिक्विडिटी क्रंच पैदा होता है। तो TRDS के जरिए वो अपने इनवॉइस डिस्काउंट करा सकते हैं। हाँ, और RBI का लक्ष्य 2028 तक इसमें पूरी इंटरऑपरेबिलिटी लाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की इस चर्चा से थोड़ा आगे बढ़े तो भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में भी बायोफार्मा शक्ति के जरिए एक बड़ा साइंस टेक बदलाव आ रहा है, कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों के किफायती इलाज के लिए। यहाँ एस्पिरेंट्स को स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स और बायोलॉजिक्स के बीच का फर्क समझना चाहिए। स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स परंपरागत होते हैं, जैसे एस्पिरिन। हाँ, ये केमिकल सिंथेसिस से बनते हैं। इनका ढांचा छोटा और स्थिर होता है और ये थर्मली स्टेबल होते हैं। इनके जेनेरिक वेरिएंट्स बिल्कुल सटीक केमिकल कॉपी होते हैं, जिनका शरीर पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो बायोलॉजिक्स है
वो तो जीवित प्रणालियों जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट या स्तनधारी कोशिकाओं में जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए उगाए जाते हैं ना? बिल्कुल, ये बहुत बड़े और अत्यधिक जटिल प्रोटीन होते हैं। तो इन्हें संभालना भी बेहद मुश्किल होता होगा। हाँ, ये गर्मी और प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए इन्हें निरंतर कोल्ड चेन चाहिए। और इसके जेनेरिक को बायोसिमिलर कहते हैं, जो अत्यधिक समान तो होते हैं लेकिन सटीक कॉपी नहीं हो सकते। और शरीर पर इनका प्रभाव उच्च विशिष्टता वाला होता है, लेकिन साथ ही इसमें इम्यूनोजेनिसिटी यानी शरीर द्वारा उस प्रोटीन को रिजेक्ट करने का जोखिम भी रहता है। सही कहा। खैर, आत्मनिर्भरता चाहे बायोफार्मा में हो या डिफेंस में, तब और जरूरी हो जाती है जब दुनिया भर में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की उथल-पुथल हो रही हो। अब हम आईआर और सिक्योरिटी रडार पर नजर डालते हैं। बिल्कुल, और यहाँ हम तटस्थ रूप से कुछ ग्लोबल इवेंट्स को देखेंगे। हंगरी में कट्टर दक्षिणपंथी लोकलुभावनवाद को बड़ा झटका लगा है। वहां प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान को पीटर मग्यार से हार मिली है। और साउथ चाइना सी में भी तनाव है। फिलीपींस ने चीन पर आरोप लगाया है कि विवादित द्वीपों के पास पारंपरिक मछली पकड़ने के मैदानों को नष्ट करने के लिए वो वहां साइनाइड डंप कर रहे हैं। इसके अलावा एनर्जी जियोपॉलिटिक्स भी चल रही हैं। चीनी क्लीन टेक कंपनियां, विशेषकर ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, पश्चिमी ऊर्जा संकट का आक्रामक रूप से फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे में अपने डिफेंस एसेट्स को समझना जरूरी है, जैसे वायुबाण। हाँ, वायुबाण इंडियन एयरफोर्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें हेलीकॉप्टर से गिराए जाने वाले एयर लॉन्च्ड इफेक्ट्स यानी सर्वेलेंस और स्ट्राइक ड्रोन विकसित किए जा रहे हैं। और थल सेना के पास सोवियत मूल का तुंगुस्का सिस्टम है जी, जो 3500 मीटर की रेंज वाला कम ऊंचाई का एयर डिफेंस है। रडार जैमिंग को हराने के लिए इसमें ऑप्टिकल बैकअप भी है। और 3500 मीटर की ऊंचाई का जिक्र आते ही 1948 के ऑपरेशन बाइसन की याद आती है। जोजिला पास पर पुनः कब्जा करने का वो ऐतिहासिक सैन्य कारनामा, जहां विश्व स्तर पर सबसे अधिक ऊंचाई यानी 3500 मीटर्स पर कॉम्बैट टैंक्स डिप्लॉय किए गए थे। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और देश के जॉबलेस ग्रोथ का सीधा असर आज हमारे आम मजदूरों पर कैसे पड़ रहा है, ये क्रॉस सेक्टर लेबर स्ट्रेस में दिखता है। ग्राउंड रियलिटी तो यही है। नोएडा के कारखानों में जो विरोध प्रदर्शन हुए, वो केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि श्रम प्रशासन में एक गहरा स्ट्रक्चरल स्ट्रेस है। जेंडर गैप को ही ले लीजिए। आय की असमानता का अनुपात 39 बनाम 9 देखा जा रहा है। और एक संवैधानिक टकराव भी तो है। आर्टिकल 42 के तहत मातृत्व लाभ का प्रावधान है, लेकिन विरोधाभासी रूप से यही महिलाओं के खिलाफ हायरिंग भेदभाव का कारण बन रहा है। बिल्कुल, और आधुनिक ढांचे में अनिवार्य सुविधाएं भी नहीं हैं। कोर्टरूम या फैक्ट्रियों में क्रैच की भारी कमी है। इसी को सिंथेसिस मैकेनिज्म या द फ्रिक्शन लूप कहते हैं। मतलब जब बिना रोजगार के पूंजी गहन तकनीक यानी जॉबलेस ग्रोथ और कमजोर लेबर कोड लागू होना एक साथ मिलते हैं, तो बढ़ता हुआ औद्योगिक तनाव ही सामने आता है। एकदम सही। तो चलिए अब तक के सभी बिखरे हुए बिंदुओं को एक साथ जोड़ते हैं। एस्पिरेंट्स के लिए अब हम द ग्रैंड सिंथेसिस की ओर बढ़ रहे हैं, जहां इन क्राइसिस का इंटरसेक्शन दिखेगा। अगर जियोपॉलिटिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को जोड़ें तो वेस्ट एशिया ब्लॉकेट के कारण ईंधन महंगा हुआ, जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन बढ़ा। और इसका स्ट्रेस एमएसएमई पे आया, जिसे TRDS से सुलझाना होगा। और क्लाइमेट तथा एग्रीकल्चर का कनेक्शन देखें तो अल नीनो और पॉजिटिव आईओडी के टकराव से 92% LPA मानसून का पूर्वानुमान है, जिससे खरीफ फसलों को खतरा है, और वो भी ठीक उसी समय जब वेस्ट एशिया फर्टिलाइजर सप्लाई चेन बाधित है। तीसरा इंटरसेक्शन है डेमोग्राफी और फेडरलिज्म का। दक्षिण भारत में जो सफल जनसंख्या नियंत्रण है, उसका टकराव डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण की राजनीतिक वास्तविकताओं से होने वाला है, जिसे आर्टिकल 81 और 82 कवर करते हैं। इन सबके बीच गवर्नेंस इम्पेरेटिव यही है कि भारत का लचीलापन दंडात्मक से हटकर ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस यानी जन विश्वास की ओर जाने पर निर्भर है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बैंगलोर स्पन सिटी को बढ़ाने और जुडिशियल रीडिजाइन तथा बायोफार्मा शक्ति जैसे सिटीजन सेंट्रिक फ्रेमवर्क पर भी फोकस करना होगा। बिल्कुल। तो चलिए एस्पिरेंट्स, अब हम पहुंच गए हैं आज के द UPSC फिनाले पर, जहां हम इस पूरी चर्चा को सीधे प्रीलिम्स और मेंस के फैक्ट्स में डिस्टिल करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए क्या क्या टेकअवेज है? प्रीलिम्स के लिए नोट कीजिए, लांजिया सौरा ये ओडिशा के पूर्वी घाट का एक PVTG है, जिसकी पूर्व वैदिक जड़ें हैं, और ये अत्यधिक समतावादी है। फिर गंगा डॉल्फिन या सूसू, जो इकोलोकेशन पर निर्भर है, एंडेंजर्ड है, मादाएं बड़ी होती हैं और इसे 3 मीटर गहरी चंबल नदी चाहिए। तुंगुस्का रडार जैमिंग के खिलाफ ऑप्टिकल बैकअप वाला सोवियत एयर डिफेंस है।
वायुबाण IAF का हेलीकॉप्टर ड्रोन है और रिफॉर्म एक्सप्रेस रेलवे कार्गो ओवरहॉल है। ऑपरेशन बाइसन 1948 में 3500 मीटर पर जोजिला पास पर टैंक डिप्लॉयमेंट था। अर्थशास्त्र में CPI का नया बेस ईयर 2024 हो गया है। मानसून LPA 87 सेंटीमीटर है और पूर्वानुमान 92% है। और महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में 326 वोटिंग से, 341 SC ऑर्डर से, 42 मैटर्निटी से, 81 और 82 डिलिमिटेशन से और 10वीं अनुसूची विप से जुड़ी है। और मेंस प्रैक्टिस के लिए 3 महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला, GS2 के लिए प्रस्तावित लोकसभा विस्तार के संदर्भ में डिलिमिटेशन बनाम जनसंख्या स्थिरीकरण के संघीय समझौते पर बहस। दूसरा, GS3 के लिए वेस्ट एशिया संकट का बहुआयामी मैक्रो इकोनॉमिक प्रभाव और कैसे जॉबलेस ग्रोथ बाहरी झटकों को बढ़ाती है। और तीसरा, फिर से GS2 के लिए डिजिटल डिवाइड और लीगल एड के संदर्भ में PIL की उत्पत्ति और उसका संस्थागत पतन। एस्पिरेंट्स को इन पर 150 से 250 शब्दों के उत्तर लिखने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और अब एपिसोड खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे सुनने वालों के लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़कर जाएं। जरूर। देखिए, आज हमने MSME स्ट्रेस और बायोलॉजिक्स पर शिफ्ट होने की बात की, तो एस्पिरेंट्स को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या बायोलॉजिक्स की उच्च लागत और कोल्ड चेन की सख्त मांग फार्मा सेक्टर में छोटे MSME के अस्तित्व को ही खतरे में डाल देगी। बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या तकनीकी प्रगति कॉस्ट बनाम सर्वाइवल की एक नई लड़ाई छेड़ रही है? एस्पिरेंट्स इस पर जरूर सोचें। तो इसी के साथ हम कंपाउंड IAS लर्निंग के आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे सभी एस्पिरेंट्स से ये विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी को आपकी पढ़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।